Hello everyone, welcome to online biology classes by नीरजा सिंह। लास्ट वीडियो में हमने भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म को स्टडी किया था। आज का वीडियो सीड यानी कि बीज से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम बीज की परिभाषा, डेफिनेशन, उसके स्ट्रक्चर यानी कि संरचना और उसके डिफरेंट टाइप्स यानी उसके विभिन्न प्रकार को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बीज का निर्माण तथा उसके प्रकार। ठीक है, तो इससे पहले हमने द्विनिषेचन को पढ़ लिया। हम जानते हैं कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप अंडाशय फल में बदल जाती है और एक परिपक्व मैच्योर बीजांड, जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, ये बीज में बदल जाता है। ठीक है, तो बीजांड के अंदर अभी तक हमने पढ़ लिया कि भ्रूण का निर्माण हो गया यानी एम्ब्रियो बन चुका है। दूसरी संरचना क्या बनी? आपके भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो एक परिपक्व बीज कैसा होगा? जो कि निषेचन के बाद बना हो। ठीक है, निषेचन के बाद उसमें क्या क्या रचनाएं बन गई, यानी भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों ही जब विकसित हो जाते हैं तो इस प्रकार का बीजांड या ओव्यूल परिपक्व मैच्योर कहा जाता है। ठीक है, तो इसी से हम डेफिनेशन इसकी रिलेट करेंगे। बीज या सीड क्या होता है? तो प्रायः जनरली हम क्या कहते हैं कि एक मैच्योर या एक परिपक्व बीजांड यानी ओव्यूल ही क्या है? आपका सीड है या बीज है। तो बीज को हम प्रायः एक परिपक्व बीजांड कहते हैं। एक परिपक्व बीजांड को हम बीज कहेंगे। ठीक है, अ मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड। ठीक है, सबसे साधारण और सिंपलेस्ट ये परिभाषा है। अब ये जो घटनाएं हुई ये आपको बता दिया कि द्विनिषेचन की क्रिया हो जाती है, यानी क्योंकि यहाँ हम पुष्पीय पौधों को पढ़ रहे हैं जहाँ पर निषेचन विशेष प्रकार का होता है, स्पेशल टाइप का होता है, जिसे हम द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही द्विनिषेचन की घटना हो जाती है तो बीजांड के अंदर भ्रूण बन जाता है जाइगोट से, और दूसरा आपके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जब बीजांड होता है तब हम उसे मैच्योर या परिपक्व कहते हैं। ठीक है, तो द्विनिषेचन के बाद बीजांड में कुछ चेंजेस होते हैं और इसके फलस्वरूप एज ए रिजल्ट क्या होता है? ये बीजांड जो है ये बीज में बदल जाता है। ठीक है, और इसी तरह से हम देखेंगे कि जो मैच्योर ओवरी है यानी अंडाशय, क्योंकि जो बीजांड है ये किसका पार्ट है? ये किसके अंदर पाया जाता है? ये अंडाशय के अंदर पाया जाता है, ओव्यूल। तो इस अंडाशय में भी परिवर्तन आएगा और अंडाशय भी क्या है? ये फल को बनाएगी और फल के अंदर जो बीज है वो क्या है? वो बीजांड का ही रूप है, यानी वही परिवर्तित हो जाता है बीजांड ही और वो बीज बन जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए। तो इस प्रकार से हमने जब बीजांड की संरचना देखी थी तो आपने इस प्रकार से कुछ रचना देखी थी। इस प्रकार से बीजांड दो अध्यावरण या बाहर से दो आवरण के द्वारा घिरा होता है। ठीक है, इसे हमने बाह्य अध्यावरण कहा और इसे अंतः अध्यावरण। ठीक है, इस आधार पर हमने बीजांड को द्वि या कह सकते हैं द्वि अध्यावरण नहीं कहा। ठीक है, बाइटैगमिक, क्योंकि यहाँ पे आपकी दो आवरण थे। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से जो अध्यावरण मिलते हैं, क्योंकि बीजांड जो है ये बीज में बदल गया तो इसके बाहर के जो आवरण थे ये भी सूख जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? बीज का आवरण या सीड कोट। इसे हम साधारण भाषा में समझें तो बीज का जो छिलका होता है उसे ही हम सीड कोट या बीज आवरण कह रहे हैं, जो कि वास्तव में क्या है? ये इसके ये अध्यावरण, बीजांड के अध्यावरण का ही बदला हुआ रूप होते हैं। ठीक है, तो निषेचन के बाद अध्यावरण क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, कड़े हो जाते हैं और ये बीज के छिलके के रूप में दिखाई देते हैं, या जिसे हम बीज आवरण, सीड कोट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्योंकि साधारणतः पौधों में दो अध्यावरण मिलते हैं तो जो बाह्य अध्यावरण होता है इसे हम बाह्य कवच या इसके लिए एक स्पेशल टर्म है जिसे हम टेस्टा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दो रचना थी तो बाहर वाले आवरण को हम बाह्य कवच या टेस्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये टेस्टा हो गई। इसी प्रकार से अंदर का जो आवरण था उसका नाम क्या हो गया? या तो हम उसे अंतः अध्यावरण कहेंगे या उसे अंतः कवच
ठीक है, या टैगमिन। तो इसका नामकरण क्या बदल गया, अंतः अध्यावरण को हमने टैगमिन कहा, अंतः कवच, और बाह्य अध्यावरण को हमने बाह्य कवच या टेस्टा कहा। ठीक है, ये दोनों टेस्टा और टैगमिन, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, आपका बीज आवरण। तो बीज आवरण किससे मिलकर बना है, टेस्टा और टैगमिन। ठीक है, साधारण रूप से बीज के छिलके को, सीड कोट को हम बीज आवरण कहते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी तरह के परीक्षाओं में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। बीज की संरचना, यानी किसी भी सामान्य बीज में, चाहे वो एक बीजपत्री का हो या द्विबीजपत्री का हो, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो एक बीज जो होते हैं उसके मुख्य रूप से मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे बाहर से हम अंदर की ओर बढ़ेंगे, तो बीज आवरण, या जिसे हमने सीड कोट कहा, ये सबसे बाहर की ओर होगा। और ये बीज का आवरण है, तो ये क्या करेगा, छिलका क्या करता है, इसके भीतर के भागों की रक्षा करता है। ठीक है, अंदर जो भी पार्ट्स हैं उसकी रक्षा करने के लिए बाहर से एक आवरण मिलता है। ठीक है, हम यहाँ पे, ये आपका चने का बीज है, ठीक है, या कह सकते हैं, इसको देखकर हम समझेंगे। ठीक है, तो यह बीज का आवरण या कवच होता है। ठीक है, जिसे हम बीज आवरण कह रहे हैं। और यह मुख्य रूप से आपको बता दिया 2 स्तरों से मिलकर बनता है। बाह्य स्तर को हम बाह्य कवच कहते हैं, जिसे हमने टेस्टा कहा। उसी प्रकार से ठीक भीतरी स्तर को हम अंतः कवच या टैगमिन कहते हैं। ये आपको अभी बता दिया कि इस प्रकार से बाहर 2 आवरण मिलते हैं, जिसे टेस्टा और टैगमिन, नाम याद रखिएगा, टेस्टा और टैगमिन कहते हैं। टेस्टा बाहर वाले को, और अंतः कवच जो अंदर है उसे हम टैगमिन कहते हैं। ठीक है, और अगर इसको समझें तो ज़्यादातर क्या होता है, टेस्टा जो होता है बाहर का आवरण हार्ड होता है। ठीक है, और इसके तुलना में अगर हम अंदर के आवरण को देखें, ये सामान्यतः पतला होता है, कह सकते हैं पेपरी होता है, थिन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, ये भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है, यही साथ ही साथ हम ये भी समझ लेते हैं, ये आपका सीड कोट हो गया, छिलका। ठीक है, और इस प्रकार से जब आप चने को भिगो देंगे तो आपका ये जो आवरण है उसका छिलका उतर जाता है, या उतार देंगे, तब हमें इस तरह से 2 दालें, 2 रचनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी इस प्रकार से बीज से अलग होता है। तो ये रचना है जिसके द्वारा ये दोनों आपकी रचनाएं, दालें जुड़ी होती हैं। तो वास्तव में ये दोनों क्या है, ये इसके बीज पत्र हैं, जिसे कॉटिलिडन कहा जाता है। तो ये क्या है, ये बीज पत्र है। क्योंकि जो चना है ये द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट सीड या बीज का उदाहरण है, इसलिए इसमें 2 दालें मिलती हैं। इस प्रकार से सामान्य रूप से हम समझे, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझा रही हूँ मैं। तो ये आपकी 2 दालें जो हैं ये वास्तव में कॉटिलिडन है, जिसे हम बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल के साथ इसके स्ट्रक्चर को देख के समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, बीज के एक सिरे पर छिद्र होता है, एक ही सिरे पे यहाँ पे इस तरह से, तो जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये वाला यहाँ पर एक छिद्र होगा जिसे हम माइक्रोपाइल कहेंगे। इसे माइक्रोपाइल या इसे हमने बीजांड द्वार कहा था। जब आपने बीजांड की संरचना पढ़ी थी तो आपने एक देखा था, जहाँ पे अध्यावरण नहीं पाए जाते वहाँ पे एक छिद्र होता जिसे हम माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। तो बीज में भी ये दिखाई देगा, बीज में भी आप चने के बीज में देखते हैं जहाँ पे छिद्र होता है, जहाँ से पानी होकर के एंटर करता है, तो उस स्थान को हम बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, और आप देखते हैं कि जहाँ पे नुकीला भाग होता है वहीं पे अब इसी बीजांड द्वार के ठीक पीछे की ओर एक चिन्ह के रूप में रचना पाई जाती है, जिसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। ठीक है, बीजांड की रचना में आपने विस्तृत रूप से डिटेल में समझा था कि नाभिका क्या होती है। तो नाभिका वह रचना है जिसके माध्यम से, या कह सकते हैं वह स्थान है जहाँ पर बीजांड वृंत से जुड़ा होता है। ठीक है, आपको समझाती हूँ इस प्रकार से, ये है, और ये पूरी रचना अंडाशय में बंद है, ये बीजांड है। ये रचना जो है ये बीजांड है, ये अटैच है, जुड़ी हुई है, अंडाशय की दीवार से जुड़ी हुई है। तो जहाँ पर बीजांड अंडाशय की, या हम कह सकते हैं बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, नाभिका। ठीक है, तो नाभिका अब क्या है, चिन्ह के रूप में दिखाई देती है। तो बीज आवरण पर नाभिका एक चिन्ह के रूप में दिखाई देती है, और नाभिका के ठीक पीछे आप देखेंगे तो क्या होगा, एक रेखा दिखाई देगी, उसे हम रैफी कहेंगे। ठीक है, ये वाली रेखा, इसे हम रैफी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं।
ये तो पहला भाग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका भ्रूण यानी एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो होता है यह बीज आवरण के, यानी जब हम छिलका हटाएंगे तो हमें ये नीचे वाले भाग, अंदर के भाग देखने को मिलेंगे, तो इसमें भ्रूण होता है। अब भ्रूण में विशेषतः आपको दो भाग देखने को मिलेंगे। पहला तो इनका बीजपत्र, जहाँ से भ्रूण को भोजन या पोषण मिलेगा, ठीक है। तो बीजपत्र जो है सबसे पहले देखें तो यह भ्रूण की प्रथम पत्तियां होती हैं। आप अगर चने के बीज को बोएंगे तो सबसे पहले इस प्रकार से, जब शुरुआती अवस्था होती है, इस प्रकार से मोटी मांसल गूदेदार कुछ इस प्रकार से हल्के पीले रंग की रचनाएं निकलती हैं, इस प्रकार से जो पत्ती के समान दिखती हैं, ठीक है। ये बाद में गिर जाती हैं जब प्ररोह यानी कि उसका छोटी अन्य पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। जब उसका तना आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। तो ये क्या है, ये वास्तव में बीज पत्र होते हैं जो पत्ती के आकार के होते हैं, हल्के पीले या हल्के ग्रीन रंग के होते हैं, जो क्या करते हैं, बढ़ते हुए भ्रूण को या नए पौधे को भोजन देने का काम करते हैं। ये तब तक रहते हैं जब तक नई पत्तियां नहीं निकलती हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण न होने लगे, तब तक ये रहती हैं। इसके बाद ये समाप्त हो जाती हैं। तो बीज पत्र क्या है, ये मुख्य रूप से पौधे की प्रथम पत्तियां कही जाती हैं। भ्रूण को, यानी जब हम सीड को बोते हैं, बीज को बोते हैं, तो ये अंकुरित होते हुए बीज को पोषण भोजन देने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब बीज पत्रों की संख्या 1 या 2 हो सकती है, ठीक है। इसी आधार पर बीज, हम पौधे जो बीज होते हैं या पौधे को एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री भी कहते हैं, ठीक है। कार्य आपको बता दिया कि खाद्य पदार्थों को एकत्रित करने का इनका कार्य है, जिसके कारण यह फूलकर गूदेदार हो जाते हैं, ये मोटे होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनमें भोज्य पदार्थ यानी भोजन जो है वो बीज पत्रों में संचित नहीं होता, लेकिन भ्रूणपोष में संचित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पौधे होंगे वहाँ पे इनके बीज पत्रों का भोजन संचित करने का कार्य नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर वो पतले होंगे, ठीक है। आप नीचे की अभी इस वीडियो के भाग में जानेंगे कि बीजों के प्रकार में हम भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी बीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे बीज जो कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, उनमें भोजन भ्रूणपोष में संचित होता है। तो उन फलस्वरूप क्या होंगे, उनके बीज पत्र पतले होंगे, क्योंकि वहाँ भोजन संचय करने का कार्य नहीं है, ठीक है। अब मुख्य कार्य क्या है, ये बीज के अंकुरण के समय पोषण उपलब्ध कराते हैं। तो आप बस इतना ही समझ लीजिए कि बीज पत्रों का मुख्य कार्य होता है कि अंकुरित होते हुए जो पौधा है या जो बीज है उसे पोषण उपलब्ध कराना, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में आपको दिखाया था इस प्रकार से, ये 2 बीज पत्र हैं चने के, और यहाँ पर ये जो मुख्य भाग जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है इसे भ्रूण अक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो भ्रूण अक्ष वह भाग होता है जहाँ पर बीज पत्र जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये जो भ्रूण अक्ष है इसे हम भ्रूण अक्ष कह रहे हैं। तो भ्रूण के अक्ष के ऊपर वाले भाग में आपका बीजपत्रोपरिक होगा। बीजपत्रोपरिक कहाँ समाप्त होता है, प्रांकुर में। जो यहाँ प्रिम्यूल लिखा है ये प्रांकुर में है, समाप्त होगा, और यही प्रांकुर आगे चल करके प्ररोह तंत्र यानी तना और पत्तियों का निर्माण करेगा, ठीक है। और ये जो भ्रूण अक्ष है इसके ठीक नीचे वाला भाग इसे बीज पत्राधार हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो आगे चल करके मूलांकुर में समाप्त होगा, या हम कहेंगे रेडिकल में समाप्त होगा, और यही आगे चल करके जड़ तंत्र को बनाएगा, ठीक है। तो साधारण से हम ये समझ सकते हैं भ्रूण अक्ष के ऊपर का भाग आपका इपिकोटाइल या बीज पत्रोपरिक कहलाता है, और भ्रूण अक्ष के नीचे का भाग बीज पत्राधार। नाम जैसा नाम है उसी से ही अर्थ समझ में आ रहा है। बीज पत्रोपरिक ऊपर और बीज पत्राधार, आधार माने नीचे की ओर, ठीक है। और जहाँ बीज पत्रोपरिक है ठीक उसके आगे की ओर आपको प्रांकुर मिल जाएगा, बीज पत्राधार के नीचे आपको मूलांकुर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके दोनों तंत्र को बनाएंगे, प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। भ्रूण में दूसरा भाग होता है बीजाक्ष का, बीज का अक्ष, जिसे हम बायोलॉजी में एक टर्म दिया है टाइगेलम। टाइगेलम जो होता है ये बीज का अक्ष होता है जहाँ पर बीजपत्र जुड़े हैं, ठीक है। यह भ्रूण का मुख्य अक्ष होता है, एक्सिस है, ठीक है। तो आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें आप इस डायग्राम से देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि यहाँ पर
ये इसका मेन भाग है। नोड इसलिए दिया, यहाँ पे लिखा है बीज पत्र का नोड, ठीक है, गांठ वाला यहाँ भाग है, यहाँ पर ये जुड़े रहते हैं। और ये बीज पत्र का अक्ष वाला भाग है, ये बीजाक्ष है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर वाला भाग आपका बीज पत्रोपरिक हो गया, जो आगे चल करके प्रांकुर में समाप्त होता है। ये प्रांकुर है, ये जो प्लूम्यूल लिखा है ये प्रांकुर में समाप्त होगा। और ये जो भाग है ये बीज पत्रोपरिक है, ठीक है। इसके बाद निचले भाग को बीज जो आपका बीजाक्ष है, इसके ठीक निचले वाले भाग को हम बीज पत्राधार कहेंगे या हाइपोकोटाइल कहेंगे। हाइपोकोटाइल के ठीक नीचे आपका मूलांकुर होता है, तो बीज पत्राधार मूलांकुर में समाप्त होता है यानी एंड करता है, ठीक है। अब आपको बता दिया, ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी मैंने। ये चना के बीज की संरचना है। आगे देखिए, तीसरा भाग जो आपको किसी भी बीज में मिलेगा वो होता है भ्रूणपोष। तो ज़्यादातर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज बनने के बाद, यानी जब बीज बन जाता है उनमें भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जिनमें बीज बनने के बाद भी भ्रूणपोष रह जाता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम आगे बीज को पढ़ेंगे, भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। तो भ्रूणपोष क्या होता है? यह खाद्य पदार्थों से युक्त एक ऊतक है। ये भी एक ऐसा ऊतक है जो भोजन संग्रह करता है, भोज्य पदार्थों को संग्रह करता है। तो इसकी स्थिति हम देखें तो कभी कभी क्या होता है, ये भ्रूण के चारों तरफ से ये घेरे हुए रहता है। और कई बार क्या होता है, किसी किसी बीज में ये एक और बीज के एक ओर स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों स्थिति के लिए ये डायग्राम है। यहाँ पर क्या है, ये आपका मक्के का, हम इसको फल भी कह सकते हैं कि ये वास्तव में ये मक्के का बीज नहीं है, मक्के का फल है। क्योंकि इसमें हम यहाँ पे देखते हैं फल भित्ति और इसका बीज कवच दोनों जुड़ जाते हैं, यानी इनकी फ्रूट वॉल और सीड कोट, छिलका, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसे हम बीज कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये मक्के का बीज नहीं, ये फल है जिसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं। तो कैरियोप्सिस ये आपके घास के कुल का जो है ये उसका फल है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे, इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष है, जो कि एक किनारे में ये भ्रूण का भाग है, जो कि इसके एक साइड में बीच में एक ऊतक है जिसे एपिथीलियम कह रहे हैं या उपकला जिसे कहते हैं। इसके माध्यम से भ्रूण अलग हो गया और इसका भ्रूणपोष अलग हो गया। और वहीं पे ये रेंडी अरंडी जिसे हम कह सकते हैं, कैस्टर या अरंडी के नाम से आप जानते होंगे, उसका बीज है। बाहर से आप ऐसा दिखाई देता है, अंदर से ये इस प्रकार से दिखेगा। तो इसमें ये वाली रचना जो है, इधर ये नीले रंग की जो है, ये इसका भ्रूणपोष है, एंडोस्पर्म में, जो इसको चारों तरफ से भ्रूण को घेरे रहता है। तो इसकी स्थिति ऐसे भी हो सकती है कि ये बीज जो भ्रूण है उसको चारों तरफ से घेरे हुए हो या एक साइड में, बीज के एक साइड में स्थित हो, ठीक है। इसका भी मुख्य कार्य क्या होता है, बीज को जब भी बीज अंकुरित होने लगता है तो ये उसको आवश्यक सामग्री उपलब्ध। आगे बढ़ते हैं। ये मक्के की सीड को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक खास टर्म है जो इम्पोर्टेंट है, जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, परिभ्रूणपोष, पेरिस्पर्म, ठीक है। तो पेरिस्पर्म क्या होता है? कई बार क्या होता है, जो परिपक्व यानी मैच्योर बीज बन जाता है उसमें आपका बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस ये भ्रूणपोष को भोजन देते समय या उसके विकास होते समय ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जिनमें बीज बनने के बाद भी कुछ मात्रा में बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस रह जाता है। ये परत के रूप में भ्रूणपोष के चारों ओर रह जाता है, तब हम इसे परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष के चारों ओर मिल रहा है, इसके चारों ओर पाया जा रहा है, उसको घेरे हुआ है, इसीलिए हम इसे परिभ्रूणपोष कह रहे हैं, पेरिस्पर्म कह रहे हैं, ठीक है। तो जब यह बीज में रह जाएगा तो ये भी बीज को अंकुरण के समय पोषण देने का कार्य करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पौधे हैं, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछे जाते हैं कि कौन से एग्जाम्पल्स परिभ्रूणपोष वाले कौन से पौधे हैं जिनमें पेरिस्पर्म पाया जाता है। तो कॉफ़ी है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और चुकंदर, इनमें इनके बीज में बीजांडकाय या न्यूसेलस रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायग्राम जो है ये कॉफ़ी के बीज का डायग्राम है, जिसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने नामांकित किया परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म, और ये है आपका ये जो बीच में भाग है, मुख्यतः ज़्यादातर भाग है ये एंडोस्पर्म का है, यानी भ्रूणपोष के चारों तरफ
ये वाला भाग आपका भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष के चारों ओर इस प्रकार से जो हरे रंग की परत दिख रही है ये परिभ्रूणपोष है। ये चारों तरफ घेरे हुए है भ्रूणपोष को, ठीक है। तो परिभ्रूणपोष आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, यह बीजांडकाय की ही एक पतली परत है जो कि भ्रूणपोष को घेरे हुए रहती है और बाद में पोषण देने का कार्य करती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि बीज के कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बीज पत्र कितने हैं। इस आधार पर हम बीजों को 2 प्रकार या 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला एक बीजपत्री बीज और दूसरा द्विबीजपत्री बीज। तो एक बीजपत्री बीज कौन से होंगे? एक बीजपत्री ऐसे बीज जिनमें बीजपत्रों की संख्या 1 है, क्योंकि हम विभाजन किस आधार पर कर रहे हैं कि बीजपत्र कितने हैं। तो सीधी सी बात है कि एक बीजपत्री में एक ही बीजपत्र होगा। मोनोकॉट जैसे सभी घासें आती, गेहूँ, चावल, मक्का आदि। द्विबीजपत्री में आपके 2 बीजपत्र होंगे जो मोटे होंगे, ठीक है, जिनमें भोजन संचित होता है। द्विबीजपत्री में आपकी दालें आती हैं जैसे कि चना, सेम, मटर आदि, ठीक है। आगे देखिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर भी हमने बीज को बांटा है, भ्रूणपोषी और एक अभ्रूणपोषी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बीजपत्री है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक बीजपत्री किया हुआ है। एक बीजपत्री पौधों को भी बांटा गया है अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी के आधार पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक बीजपत्री में भ्रूणपोषी बीज कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति है बीज में तो उसे हम भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। यानी कि बीज बनने के बाद भी अगर भ्रूण परिवर्धन में भी पूर्ण रूप से भ्रूणपोष इस्तेमाल नहीं कर लिया गया, उपयोग न कर लिया गया हो और बीज में भी इसकी कुछ मात्रा शेष रह जाए, तो तब इसे हम किस प्रकार का बीज कहते हैं? भ्रूणपोषी, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड, दोनों नाम से पूछा जा सकता है। तो एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक या भ्रूणपोषी बीज ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनने के बाद भी भ्रूणपोष शेष रह जाता है और यह मुख्य रूप से भोजन संग्रह करने का कार्य करेगा और ये बढ़ते हुए या बीज के अंकुरण के समय क्या करेगा? बीज को पोषण प्रदान करता है, ठीक है, तो अंकुरण में मदद करेगा। तो आप कुछ एग्जाम्पल देख लें तो ज़्यादातर वैसे आपके एक बीजपत्री पौधे जो हैं वो सभी भ्रूणपोषी होते हैं, ज़्यादातर की बात कर रही हूँ। कुछ अपवाद भी हैं जो कि अभ्रूणपोषी होते हैं। तो हम ज़्यादातर संख्या में देखेंगे कि एक बीजपत्री पौधे यानी मोनोकॉट जो होते हैं वो ज़्यादातर भ्रूणपोषी होते हैं। तो एग्जाम्पल है आपके गेहूँ, चावल, ताड़, पाम, प्याज और लिली, ठीक है। तो यहाँ पे वीट हो गया, आपका राइस हो गया, ये पाम हो गया, ये अनियन हो गया, ये लिली। इन सभी में भ्रूणपोष में भोजन स्टोर रहता है यानी संचित रहता है। इसका मतलब यहाँ पर बीज पत्र कैसे होंगे? पतले होंगे, क्योंकि यहाँ बीज पत्रों में भोजन नहीं संचित है। किस में संचित है? भ्रूणपोष में, ठीक है। तो यहाँ पे बीज पत्र पतले रह जाएंगे और ये क्या करेंगे? भ्रूणपोष से भोजन लेकर ये भ्रूण तक पहुँचाएंगे और अंकुरण में मदद करेंगे, ठीक है। भ्रूण वास्तव में है क्या, या जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो एम्ब्रियो या भ्रूण क्या होता है? इसमें कह सकते हैं ये एक छोटा पौधा है, यानी क्योंकि इसके अंदर एक छोटा पौधा होता है, इसमें शक्ति होती है, क्षमता है कि ये अंकुरित होकर नया पौधा बनाए। तो वास्तव में ये क्या है? एक छोटा पौधा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बीजपत्री में ही अभ्रूणपोषी बीज कौन कौन से होते हैं। तो अभ्रूणपोषी बीज कैसे होंगे? जिनमें बीज बनने के बाद भ्रूणपोष समाप्त हो जाता है, यानी कि भ्रूण के विकास के समय ही पूरा का पूरा भ्रूणपोष इस्तेमाल कर लिया जाता, उपयोग कर लिया जाता है। इसलिए इनके बीजों में यह बीज बनते समय शेष नहीं रह जाता, ठीक है। तो इस प्रकार के अभ्रूणपोषी जो बीज होंगे उनके बीज पत्रों में भोजन संचित होगा, न कि उनके भ्रूणपोष में। तो अभ्रूणपोषी बीज को हम एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मोनोकॉट में अभ्रूणपोषी बीज कौन कौन से हैं? ऑर्किड, अलिस्मा, सेजिटेरिया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम द्विबीजपत्री को देखेंगे। द्विबीजपत्री में हम भी सेम इसी प्रकार से बांटेंगे, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। तो सबसे पहले भ्रूणपोषी बीज को देख लेते हैं।
तो भ्रूणपोषी बीज को हम एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल हैं अरंडी, यानी ज़्यादातर द्विबीजपत्री पौधे कैसे होते हैं, ये अभ्रूणपोषी होते हैं। इनके बीज पत्रों में भोजन संचित होता है। इनके बीज पत्र मोटे गूदेदार होते हैं, इन्हीं में भोजन संचित होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अपवाद स्वरूप पौधे हैं द्विबीजपत्री पौधों में जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ये जो अपवाद हैं उन्हें ज़रूर याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो भ्रूणपोषी बीज द्विबीजपत्री में अगर पूछे जाएं तो इसमें आप एग्जाम्पल में अरंडी यानी कैस्टर लिखेंगे, पपीता, पपाया और शरीफा। ठीक है, तो ये आपका इतना एग्जाम्पल हो गया। अब अभ्रूणपोषी में आपके बहुत सारे हैं। द्विबीजपत्री में अभ्रूणपोषी बीज को हम एक्स एल्ब्यूमिनस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, जिसके एग्जाम्पल में आप सभी दालों को लिख सकते हैं, चना, मटर, कपास, टमाटर, सेम, इमली, सूरजमुखी और कद्दू। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए अभ्रूणपोषी में चना, मटर, कपास, टमाटर, सेम, सूरजमुखी आदि। नीचे कुछ डायग्राम है आपके, इसको जल्दी से देख लेते हैं। ये एंडोस्पर्मिक सीड है मक्के का, यहाँ पे आपको एंडोस्पर्म दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बीज पत्र आपको, क्योंकि एक बीजपत्री है, एक बीजपत्र में एक ही बीजपत्र पाया जाता है जिसे स्क्यूटेलम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको ये पिंक रंग की जो संरचना दिख रही है ये वाली, ये इनका बीजपत्र है जो कि एक ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पीले रंग की संरचना दिख रही है, ये इनका भ्रूणपोष है। ये भ्रूणपोष है जो कि काफ़ी विकसित है। ठीक है, तो ये एक बीजपत्री है जो कि भ्रूणपोषी है, ये भ्रूणपोषी है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका अभ्रूणपोषी बीज है, यानी यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये दोनों बीज पत्र हैं। ये सेम के बीज की संरचना है। सेम का जो बीज है इस प्रकार से, इनमें दो दालें हैं, दो कॉटलीडन है, दो बीज पत्र हैं। दोनों बीज पत्र गूदेदार हैं, फ्लैशी हैं, मोटे हैं। यहाँ पर कोई भी आपको दिख रहा है कि भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, तो ये कैसे हैं, अभ्रूणपोषी आपके बीज में आते हैं। ठीक है, सेम यही संरचना कंपैरिजन के लिए दे रखा है, अंतर करने के लिए। ये आपके कैसे हैं, अभ्रूणपोषी बीज हैं, ये भ्रूणपोषी ये वाले हैं। देखिए भ्रूणपोषी में यहाँ पर भ्रूणपोष काफ़ी मात्रा में दिख रहा है, लेकिन इसके बीज पत्र जो हैं ये काफ़ी पतले हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कॉटलीडन लिखा हुआ है, ये रचना, ये बीज पत्र हैं जो कि काफ़ी पतले हैं, और यहाँ पे विकसित एकदम भ्रूणपोष पाया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये अभ्रूणपोषी बीज है जिनके बीज पत्र काफ़ी मोटे गूदेदार होते हैं, क्योंकि इनमें भोजन संचित होता है। ये अंकुरण के समय उपयोग में लाए जाते हैं, ये पोषण उपलब्ध कराते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष नहीं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।